हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको साझेदारी फर्मों का लेखांकन के अंतर्गत कुछ तथ्यों को स्पष्ट करूंगी जो कि आपके कक्षा 12 के लेखा शास्त्र विषय में अध्याय 1 में दिया गया है। पहला टॉपिक जो है वो साझेदारी का है। तो बच्चों, आपको याद होगा आपने कक्षा 11 में एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा था। उससे संबंधित लेखे भी आपने बनाए थे। एकाकी व्यापार में आपने उसके गुण दोष भी जाना था। गुण दोष को जानते हुए हमने ये पढ़ा था। दोष में हमने ये पढ़ा कि एकाकी व्यापारी की सीमित क्षमता, ज्ञान और पूंजी होती है, जिसकी वजह से व्यापार का विस्तार व संचालन उचित प्रकार से करने में उसको कठिनाई उत्पन्न होती है। एकाकी व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता और सीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर साझेदारी टॉपिक में आपको उसके उद्भव के कारण के बारे में जानने को मौका मिलेगा। साझेदारी जो है वो एकाकी व्यापार की कमियों के कारण उत्पन्न होगा। साझेदारी में कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापार करते हैं और कुछ नियम कानून होते हैं जिनको जानने का हमें मौका मिलेगा इस चैप्टर में। और आपको ये भी बता देते हैं कि बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पूंजी, कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान और कार्य शुरू किए कर दिया जाता है। मिलकर कार्य करने की इसी प्रवृत्ति को साझेदारी कहते हैं। यहाँ पहली स्लाइड में आपको साझेदारी की परिभाषा दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। इसमें एक शब्द लिखा है व्यवसाय। व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि साझेदारी में एक व्यवसाय होगा जो कि उन सभी के द्वारा सक्रिय रूप से चलाया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सभी में से केवल एक साझेदार ही व्यापार में सक्रिय हो और बाकी जो साझेदार होंगे वो अन्य रूप से व्यवसाय में योगदान अपना देंगे। इसका मतलब ये है कि कोई साझेदार पूंजी लाएगा, तो कोई अपना अनुभव प्रदान करेगा, या फिर अपनी किसी अन्य प्रकार से जो कुशलता है उससे व्यवसाय से वो जुड़ा रहेगा। वो सभी उसके साझेदार होंगे और अलग-अलग तरीके से अपना योगदान साझेदारी में देंगे। ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि सभी व्यक्ति, सभी जितने भी साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर हैं, सभी एक्टिव पार्टनर हों। हो सकता है कि 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो फर्म में एक्टिव है और बाकी अन्य तरीके से व्यापार में योगदान दे रहे हैं। वो तीनों ही साझेदार हैं। तो यहाँ पर हमने ये जाना बच्चों कि साझेदार जो होते हैं उनका सभी का एक व्यवसाय उनके द्वारा चलाया जाता है, जिसमें किसी न किसी प्रकार से उनका योगदान रहता है और सभी साझेदार उस व्यवसाय से होने वाले लाभ को समझौते के अनुसार आपस में बांटने का निर्णय लेते हैं। तो यह जो व्यवसाय है, ये साझेदारी व्यवसाय कहा जाएगा। आगे चलते हैं। साझेदारी की विशेषताएं। यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं बताई गई है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अनुबंध या समझौता या ठहराव या फिर एग्रीमेंट, ये चारों एक ही चीज के बारे में बता रहा है। अनुबंध का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो ठहराव होता है उसके बारे में बताया गया है कि साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। अब ये समझौता लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, परंतु यह माना जाता है कि लिखित समझौता भविष्य में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसका कारण ये है कि अगर भविष्य में कुछ व्यक्तियों के जो साझेदार है पार्टनर के, उनके बीच में कोई मतभेद हो जाए या फिर कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें सभी के मतों में भेद है, तो वे
अनुबंध को देखकर या अनुबंध के माध्यम से उसे बहुत अच्छी तरह सुलझा लेते हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना उनको नहीं करना पड़ता। यह लिखित समझौता के माध्यम से ही होता है और वाद विवाद की जो स्थिति आती है उसे टाला जा सकता है। दूसरा जो है वो साझेदारों की संख्या है। इसमें ये बताया गया है कि साझेदारों की संख्या पार्टनरशिप में कितनी होती है। साझेदारी में जो मिनिमम न्यूनतम संख्या जो होती है वो 2 होती है और अधिकतम संख्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो बनाया गया था, उसके अनुसार जो बैंकिंग व्यवसाय होता है, उसमें अधिकतम पार्टनर 10 हो सकते हैं और जो सामान्य साझेदारी होती है बैंकिंग को छोड़ के, उसमें अधिकतम संख्या 20 होती है। किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी और यह संख्या 100 यानी कि 100 से अधिक नहीं होगी। परंतु कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 है। थर्ड पॉइंट जो है वह व्यवसाय है। यहाँ पर व्यवसाय यानी कि बिजनेस साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप है, अगर कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यवसाय को चलाने का निर्णय लिया गया है साझेदारी में, तो उसकी पहली शर्तों में से एक शर्त ये है कि वह उस जो उद्देश्य है व्यवसाय का वह वैध होना चाहिए, कानूनन मान्य होना चाहिए और किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करने के लिए जो व्यक्तियों का सम्मिलन हुआ है वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। यानी कि जो साझेदारी में बिजनेस जो होता है वो बिल्कुल वैध या कानूनी होना चाहिए। अगला पॉइंट है लाभ विभाजन का। लाभ विभाजन लाभ विभाजन यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार या परहित की दृष्टि से किया जाता है तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का एक बहुत अनिवार्य महत्वपूर्ण अंग है। पांचवा जो पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। प्रत्येक साझेदार अपने कार्य से फर्म को बद्ध कर सकता है। साझेदार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य फर्म द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इसी तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। यानी कि जो बिजनेस चलाया जा रहा है उसमें मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और इसमें से अगर कोई बी व्यक्ति जो है वो बाहर जाके कोई समझौता करता है फर्म की तरफ से, फर्म का मतलब जो बिजनेस चला रहे हैं ये पार्टनर्स, उसको फर्म कहा जाता है और फर्म की ओर से वो एजेंट जो है वो बाहर किसी अन्य पक्ष से एग्रीमेंट जो है वो कर सकता है और वह एग्रीमेंट बी के द्वारा नहीं किया माना जाएगा बल्कि उस फर्म के द्वारा किया गया माना जाएगा। इस लिहाज से बी जो है वो साझेदार का व्यवसाय का एजेंट है। फिर है असीमित दायित्व। इसका मतलब ये है कि फर्म के जो भी ऋण होते हैं उसको चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है, जिसे मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों या उनकी ओर से कितने ही सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है। यानी कि जो कंडक्शन है, कंडक्ट करने का जो की प्रक्रिया है व्यापार को, वो प्रत्येक साझेदार के द्वारा की जा सकती है या फिर उनमें से किसी एक्टिव पार्टनर के द्वारा की जा सकती है। व्यापार का संचालन सभी मिलकर ही करते हैं, ये माना जाता है। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। पूंजी लगाना अनिवार्य इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी अपने समझौते के तहत इकट्ठा होते हैं और जरूरी नहीं होता कि सभी के पास व्यवसाय में लगाने के लिए पूंजी हो सकता है किसी जो साझेदार है उसके पास पूंजी ना हो बल्कि बुद्धि हो, कुशलता हो या पूर्व अनुभव हो
और जिसका इस्तेमाल अन्य पार्टनर उस बिजनेस में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बगैर पूंजी लाए भी वह पार्टनर उसमें साझेदार बन सकता है। सामान्यतः प्रत्येक साझेदार निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है। व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता के कारण साझेदार बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है सदस्यता की पात्रता। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। कोई संस्था, संघ या व्यक्तियों का समुदाय साझेदार नहीं बन सकता। इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई प्राकृतिक व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। कोई समूह जो व्यक्तियों का होता है वह साझेदार नहीं बन सकता। अगला जो है फर्म का नाम। फर्म का नाम जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं पार्टनर या साझेदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदार के अधिकार। साझेदार के अधिकार के तहत हम ये जानेंगे कि जो बिजनेस होता है उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो पहला है संचालन में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। कोई व्यक्ति यानी मान लीजिए कि एक बिजनेस में 3 लोग हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही संचालन में भाग लेंगे, यानी कि बिजनेस को चलाने में जो भी प्रक्रियाएं होंगी सभी लोग मिलकर करेंगे। और यहाँ पर ए, बी और सी दोनों ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें तीनों ही अपनी योग्यता के अनुसार भाग लेंगे। कोई व्यक्ति दूसरे को मना नहीं कर सकता। ए बी को नहीं मना कर सकता या ए सी को मना नहीं कर सकता या बी ए और सी को मना नहीं कर सकता या फिर मान लीजिए सी ए और बी को भी मना नहीं कर सकता। निरीक्षण का अधिकार। इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार होता है। इसमें जो भी व्यक्ति जो साझेदार के रूप में है बिजनेस में कोई जो बुक होती हैं उसको देखने की इच्छा रखते हैं तो वो बिल्कुल किसी भी समय उसको देख सकते हैं और खातों की जांच भी कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि को ले सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसमें जो अन्य साझेदार है वो मना नहीं कर सकते। सलाह देने का अधिकार। फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है जो उचित है। जो अगर बिजनेस के कोई मैटर है, कोई मामले हैं तो उसमें 3 पार्टनर हैं और उसमें से कोई व्यक्ति सलाह देना चाह रहा है अन्य व्यक्तियों को, जो अन्य पार्टनर है उनको, तो वो बाकी लोग उनको मना नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल बोलने का अधिकार है और मत देने का अधिकार सभी को बराबर रूप से प्राप्त है। फिर है लाभ में हिस्सा। लाभ में हिस्सा जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है उसमें उसको सभी लोग बांटेंगे और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो 3 व्यक्ति हैं उसमें 2 लोग ही बांटेंगे आपस में प्रॉफिट को, तीसरे को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर वो नहीं काम कर रहा है वहाँ पे एक्टिव पार्टनर के रूप में तो भी उसको लाभ में जो अनुबंध के तहत है उसको हिस्सा मिलेगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। फिर है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। प्रत्येक पार्टनर को अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी और दोनों ने 50,000 बिजनेस में लगाया है और उसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर भविष्य में ए ने 30,000 और लगाया तो उसको 30,000 जो बिजनेस को दिया है उसने वो ऋण के रूप में अगर मान लीजिए दिया है तो वहां पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का ए को अधिकार मिलेगा। उसके बाद है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति या साझेदारी सल्लेख के प्रावधान के अनुसार जब वो चाहेंगे तब अवकाश ग्रहण करने का अधिकार मिला हुआ है और किसी भी तरह की उसमें बाध्यता उनको नहीं है। जब भी ऐच्छिक रूप से वो चाहे तो अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। आपात स्थिति में आपातकाल
आपातकाल यानी कि जो इमरजेंसी है, कभी अचानक असामान्य स्थिति आती है, तो उस स्थिति में प्रत्येक साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार जो उस स्थिति में उचित लगता हो, अगर वो कोई कार्य करता है, तो वहाँ पर उसके कार्य को अन्य व्यक्ति जो है, वो मान्य करेंगे। यानी कि बुद्धि के अनुसार कार्य करने का उनको अधिकार मिला हुआ है। आखिरी पॉइंट है नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। यानी कि साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार है। यानी कि मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है और सी चाह रहा है कि उसका बेटा भी उस बिज़नेस में पार्टनर बने, तो ये डी को प्रवेश कराने का जो निर्णय होगा वो उसके अकेले का नहीं होगा। अगर बाकी पार्टनर ए और बी भी उस पर सहमत हैं डी को लाने के लिए, तो वो आ सकता है। अगर दोनों मना कर देते हैं तो डी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नए साझेदार के प्रवेश की बात होगी, तो जितने भी पुराने साझेदार हैं, सभी की सहमति बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। अगला स्लाइड है साझेदार के अधिकार। साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्तें हैं इसमें। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अर्थात वह वयस्क हो। इसमें ये बताया गया है कि जो पार्टनर है बिज़नेस में कौन बन सकता है, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो वयस्क होना चाहिए, यानी कि उसकी जो एज है वो 18 वर्ष से अधिक हो, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसका मतलब ये कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो, संतुलित हो। और तीसरा इसमें जो बात कही गई है वो है कि राज्य नियम के अंतर्गत, यहाँ पे राज्य नियम के अंतर्गत का मतलब ये कि राज्य का जो या देश का कानून है, उसके अंतर्गत अनुबंध करने के लिए या ठहराव करने के लिए वह व्यक्ति अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसमें उस व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि किसी बिज़नेस में पार्टनर बनने जा रहा है। साझेदारी अनुबंध की प्रमुख बातें। साझेदारी अनुबंध क्या होता है? ये संलेख कहा जाता है इसको, साझेदारी संलेख को ही साझेदारी अनुबंध कहा जाता है। आप बुक में देखेंगे तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है फर्म का नाम एवं पता। किसी भी बुक में आप देख लीजिए, पहला पॉइंट आपका दिखेगा फर्म का नाम एवं पता। यानी कि अनुबंध जो होता है, संलेख जो होता है, आपको बता देती हूँ पहले संलेख क्या होता है। संलेख साझेदारी अनुबंध का ही नाम है, साझेदारी संलेख। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख किया जाता है? नियमों एवं शर्तों का। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, जैसे कि पहले आपको बताया था, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, ये सभी पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड करता है कि बिजनेस को चलाने के लिए वो संलेख लेते हैं या नहीं। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें जो हैं वो पहली है फर्म का नाम एवं पता। आपको बताया पहले ही कि फर्म क्या होती है, जो बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाता है, उसका एक नाम होता है फर्म का नाम, उसको कहते हैं फर्म का नाम। और उसका जो एड्रेस होता है वो फर्म का नाम एवं पता के रूप में दर्ज होता है। किसमें होता है दर्ज? ये साझेदारी संलेख में। व्यापार का क्षेत्र यानी कि व्यापार कहाँ पर किया जा रहा है, जो ऑफिस है, कार्यालय है या जो प्रतिष्ठान है वो कहाँ पर है, किस एरिया में है और किस राज्य में है, वो सारी बातें यहाँ पर उल्लेखित होती हैं। साझेदारों के नाम एवं पते। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, उनके पते और उनके से संबंधित जो अन्य डिटेल्स होती हैं वो लिखे जाते हैं। साझेदारों की पूंजी। बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो कितनी पूंजी लगाए हुए हैं उसका ब्यौरा इसमें रहता है। और साझेदारी की अवधि यानी कि वो जो पार्टनरशिप है वो कितने वर्ष के लिए है, किसी निश्चित कालीन के लिए है या फिर कितनी अवधि के लिए है, पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए, उद्देश्य को पूरा होने के बाद वो बंद हो जाएगा, अगर ये भी ऐसा भी है तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। यानी साझेदारी की अवधि के बारे में यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है।
और इसमें फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी, यानी कि वो कब तक कार्य करेगी, इसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया रहता है। फिर है नए साझेदारों का प्रवेश। नए साझेदारों का प्रवेश यानी नए साझेदारों का प्रवेश जो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है। अगर दिया जाएगा तो किन-किन शर्तों के अधीन, और वो जो पार्टनर आएगा वो कितनी पूँजी लगाएगा, क्या कार्य करेगा, उसको लाभ का कितना अंश दिया जाएगा, आदि-आदि इसमें लिखा जाता है। फिर है फर्म का व्यवसाय। फर्म किस प्रकार का तथा किन-किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात थोक व्यापार करेगी या फुटकर व्यापार, आदि बातों पर निर्णय कर लेना चाहिए। इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार के विवादों से बचा जा सकता है। पूँजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूँजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, और यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, ये इसमें उल्लेखित होता है। आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण का मतलब होता है कि यदि कोई साझेदार बिज़नेस से अपने निजी उपयोग के लिए कोई राशि निकालता है या फिर माल या अन्य प्रकार से अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई वस्तु या धन निकालता है, तो उसे आहरण कहते हैं। और यदि वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उस पर ब्याज किस परसेंटेज से उससे लिया जाएगा, इसका उल्लेख होता है। लाभ-हानि का विभाजन। तो लाभ-हानि का विभाजन फर्म के साझेदारों के मध्य लाभ-हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, इस बात का यहाँ पे उल्लेख होता है। पूँजी के अनुपात में या अन्य किसी अनुपात में लाभ-हानि का बँटवारा होगा। यह किस प्रकार से होगा, ये पूरी तरह से जानकारी संलेख में दी जानी बहुत आवश्यक है। वेतन एवं कमीशन, किसी साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कमीशन भी कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो भी उल्लेखित होता है। साधारणतः क्या होता है कि सक्रिय जो एक्टिव पार्टनर होता है उसको वेतन और कमीशन या दोनों दिया जा सकता है। तो इसका उल्लेख यहाँ पे स्पष्ट रूप से होता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सकता है। आगे है साझेदारी संलेख। अगर नहीं है बिज़नेस में, तो ऐसे बिज़नेस में कौन-कौन से नियम जो है वो लागू होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। पहला, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार सभी साझेदार को होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर अगर संलेख नहीं है, तो यहाँ पर सभी साझेदार जो है वो भाग बराबर रूप से ले सकते हैं। कोई किसी को मना नहीं कर पाएगा। फिर है कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का बिज़नेस से जो अ, उद्देश्य है उससे अलग या विभिन्न कार्य नहीं करना चाहिए। जो उनके उचित प्रकार से कार्य होते हैं, वही करना चाहिए। अपने फ़र्ज़ को हर हाल में पूरा करना चाहिए। मत प्रकट करने का अधिकार। व्यवसाय में अगर मान लीजिए कोई मतभेद होता है, तो मतभेद को निपटाने के लिए बहुमत का प्रयोग किया जाता है तथा प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है। किंतु बिज़नेस की जो प्रकृति होती है, उसमें अगर परिवर्तन करना है, तो इस सभी पार्टनर्स की अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा। इसमें बहुमत का कोई कार्य नहीं है, यहाँ पर बहुमत काम नहीं आएगा, बल्कि सभी पार्टनर्स के मतों को देखा जाएगा। हिसाब-किताब की किताबों का परीक्षण या निरीक्षण। हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होगा। मान लीजिए कोई सक्रिय साझेदार है और बाकी जो साझेदार हैं वो निष्क्रिय हैं, वो केवल पूँजी लगाए हुए हैं। तो सक्रिय साझेदार यहाँ पर निष्क्रिय साझेदारों को किसी भी अकाउंट का, किसी भी बही का फ़ोटोकॉपी या प्रतिलिपि लेने से रोक नहीं पाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि हिसाब-किताब की बहियों का निरीक्षण जो है वो सभी साझेदारों को करने का अधिकार बराबर रूप से प्राप्त होगा। बिना पारिश्रमिक के कार्य। बिना पारिश्रमिक के कार्य का मतलब ये है कि कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। संलेख में अगर नहीं है, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का वेतन या कमीशन या अन्य प्रकार से कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं होगा। लाभ-हानि विभाजन। अगर संलेख नहीं है, तो सभी पार्टनर्स के मध्य लाभ-हानि का विभाजन बराबर-बराबर होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर संलेख नहीं है, तो सभी पार्टनर्स को एक बराबर लाभ-हानि अ, में विभाजन होगा और किसी भी प्रकार का विवाद यहाँ पर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पूँजी पर ब्याज।
कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर संलेख नहीं है तो कोई भी पार्टनर किसी भी प्रकार की पूंजी जो उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है या कोई अन्य पूंजी लगाई है तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, अतिरिक्त पूंजी जो होती है वो जान लेते हैं पहले कि पार्टनर जो भी बिजनेस में पूंजी लगाते हैं पहली बार, उसको छोड़ के सेकेंड टाइम जब भी पूंजी की आवश्यकता होती है और किसी पार्टनर के द्वारा वह पूंजी लगाई जाती है तो उसको अतिरिक्त पूंजी का नाम दिया जाता है। और यदि संलेख में नहीं है ये बात कि अतिरिक्त पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, संलेख में बिल्कुल नहीं दिया है, मौन है संलेख इस बारे में, तो यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है तो वह उस अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा। अगला है क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में तथा फर्म को आकस्मिक संकट से बचाने पर कोई भुगतान करता है, यानी कि अपनी जेब से वो कोई भी खर्च करता है ऐसी दशा में, तो उसे क्षतिपूर्ति कराने का पूरा अधिकार होगा। नेक्स्ट है लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि कोई साझेदार जानबूझकर लापरवाही करता है, यानी कि वो ऐसा चाहता है कि फर्म को लॉस हो जाए या किसी भी प्रकार का नुकसान हो और ये सिद्ध हो जाए कि उसने ये जानबूझकर किया है और उसके कारण फर्म को हानि होती है, तो वह साझेदार ऐसी हानि की पूर्ति करने को बाध्य होगा, यानी कि पूरा नुकसान का भरपाई वही पार्टनर करेगा। अगला है फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है, अन्य किसी उपयोग के लिए नहीं, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। नेक्स्ट है अर्जित लाभ का हिसाब देना। अर्जित लाभ यानी कि कमाया हुआ लाभ जो कि एक फर्म ने कमाया है, उस लाभ का हिसाब देना। यहाँ पर फर्म के लाभ की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पार्टनर के लाभ की बात की जा रही है। यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति से अथवा संबंध से फर्म के नाम के प्रयोग से अपने निजी हित पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई लाभ कमाता है तो उसे फर्म को वापस लौटाना होगा, यह प्रावधान है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर संलेख नहीं है, संलेख के अभाव में यदि कभी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है तो उस दशा में फर्म का अंत हो जाएगा, फर्म कंटिन्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। यदि कोई साझेदार अपने अधिकारों को दूसरों को सौंपने की बात करता है तो बिल्कुल इसमें प्रतिबंध है। ऐसी दशा में यानी कि जब साझेदारी संलेख नहीं है तो उस दशा में कोई भी पार्टनर अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकता है। नेक्स्ट है बहुमत से निर्णय। बहुमत यानी कि 50% से जब ज्यादा किसी बात पे एक मत हो जाते हैं लोग, यानी कि 3 पार्टनर हैं और यहाँ पर 50% से ज्यादा यानी कि 2 पार्टनर एक पक्ष की ओर हैं और दूसरा पार्टनर जो है तीसरा वो दूसरे पक्ष की ओर, तो यहाँ पर बहुमत वह पक्ष होगा जहाँ पे 2 पार्टनर हैं। तो व्यवसाय से संबंधित सामान्य बातों के निर्णय बहुमत से ही लिए जाएंगे, ऐसा प्रावधान है। ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज यानी कि पार्टनर कोई भी अगर पार्टनर फर्म को कोई ऋण देता है तो वहां पर उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। साझेदारी लेखे के विशिष्ट पहलू। इसमें यह बताया गया है कि जो पार्टनरशिप में अकाउंट बनते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से खाते बनते हैं। तो पहला यहाँ पर लाभानी नियोजन के बारे में बताया गया है। लाभानी नियोजन को लाभानी वितरण खाता भी कहा जाता है। इसमें ये खाता जो है लाभानी खाते के बाद बनाया जाता है, याद रखिएगा यह खाता
साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। और लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी का वह खाता होता है, फर्म का वह खाता होता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यह अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभ अनुपात में उनके पूंजी खाते में अंतरित कर दी जाती है। लाभ हानि की राशि नियोजित खातों में साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा देय आहरण पर ब्याज आदि का समायोजन किया जाता है। और अंत में लास्ट में उनकी पूंजी खाते में ये सब अंतरित किया जाता है। यानी कि जितने भी पार्टनर को राशि देय हुई है या नहीं हुई है, हानि का भी भाग होगा तो वहां पर पूंजी खाते में ये सब चीजें दर्शाई जाएंगी। डायरेक्टली पार्टनर को नहीं मिलेगी, पूंजी खाते से होकर पार्टनर तक पहुंचेगी रकम। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही एक विस्तृत रूप है जिसमें सारे समायोजन को किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, नियम पूर्वक, और वितरण योग्य राशि जो विभिन्न पार्टनर्स को मिलेगी वह राशि ज्ञात की जाती है। और इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के बाद बनाया गया खाता है। अगला है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की विधि। सबसे पहले हम साझेदारों के पूंजी खाते को हम जान लेते हैं कि फर्म में साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खातों के माध्यम से ही किया जाता है। इसका मतलब यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते में ही उनके द्वारा लाई गई नगद पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, ऋण, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो पद्धतियां हैं जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी। पूर्व में हुई भूलों का समायोजन। इसका मतलब यह है कि जो खाते साझेदारों ने बनाए हैं, यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है और जिसका पता बाद में लगा तो उसे सुधारने के लिए, उसके समाधान के लिए समायोजन किया जाता है। यह समायोजन विभिन्न प्रकार के उपचार की तरह होता है और इसका उपचारात्मक जो प्रविष्टि होती है वह उसको ध्यान में रखते हुए हमको साझेदारी में लेके बनाए जाते हैं, करने होते हैं। फिर है न्यूनतम लाभ की गारंटी। न्यूनतम लाभ की गारंटी का मतलब ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर की तरफ से उनको एक गारंटी दी जाती है कि आपको इतना लाभ तो मिलेगा ही, चाहे फर्म कितना भी लाभ कमाए, कम भी लाभ कमाती है तो आपकी जो राशि है देनी होगी वो इतनी होगी, ये पहले से तय होता है। तो यहाँ पर जो खाते बनाए जाते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। न्यूनतम लाभ की राशि को ध्यान में रख के खाता बनाया जाएगा। फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन इसमें जब भी पुराने फर्म के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है पुराने फर्म का, उसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव आता है उसको फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। जैसे 2 पार्टनर थे पहले और 3 हो गए, या 3 पार्टनर थे और चौथा भी आ गया, या उनके लाभ हानि अनुपात जो पुराना था उसमें चेंज हो गया। तो इस प्रकार का जो भी चेंजेस आता है पुराने साझेदारी फर्म में या व्यवसाय में, तो उसको फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है फर्म के विघटन के लेख। फर्म का विघटन जो होता है वो फर्म के समापन को ही कहा जाता है और किसी भी कारण से फर्म का समापन हो सकता है। ऐच्छिक या फिर अनुबंध के तहत फर्म का विघटन होता है। तो यहाँ पर जो भी लेखे बनाए जाएंगे वो उस नियम के तहत होंगे जो विघटन के समय पालन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी के लेखे के विशिष्ट पहलू में आपको ये बताया गया कि जितने भी साझेदारों के पार्टनर्स के द्वारा बनाए गए अकाउंट होते हैं या साझेदारी फर्म में जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं बनते हैं, विभिन्न स्थितियों को, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और हर परिस्थिति का अपना अलग नियम है और उसका पालन करते हुए पूरा लेखा जो है वो तैयार होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आपको मैंने बताया पहले ही, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। ये खाता नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होगा और इसमें जो डेबिट साइड है उसमें साझेदारों को दिए जाने वाले वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज आदि का लिखा होगा और क्रेडिट में
आहरण पर ब्याज, क्योंकि ये फर्म की इनकम है और ये जो राशि है वो साझेदार फर्म को देगा। तो इस प्रकार से निर्धारित रूप से डेबिट और क्रेडिट की राशि को हम उस जगह में लिखेंगे सही तरीके से लाभ-हानि नियोजन खाता बनाने के लिए। और समायोजन के बाद अंत में जो राशि बचती है या जो उनको बाँटने योग्य होती है साझेदारों को, वह राशि पूंजी खाते में अंतरित की जाएगी और उसके माध्यम से वो साझेदारों को मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लाभ-हानि का बँटवारा। लाभ-हानि का बँटवारा फर्म में 3 प्रकार से होता है। पहला जो है वो समान अनुपात। समान अनुपात यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनमें जो भी फर्म का लाभ होगा बराबर-बराबर बँटेगा। जैसे 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर में 1:1:1। यह अनुपात अगर लाभ-हानि का होगा बँटवारा का तो ये समान अनुपात कहलाया जाएगा। निर्धारित अनुपात, ये निर्धारित अनुपात यानी कि जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में जो बँटवारा होगा लाभ का, वो पहले से ही निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि जब लाभ प्राप्त कर लेंगे उसके बाद लाभ-हानि अनुपात का निर्धारण होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, पूर्व निर्धारित होता है ये और जो पहले से निर्धारित होता है वही जो है फॉलो किया जाता है। फिर है पूंजी के अनुपात में। पूंजी के अनुपात में लाभ का बँटवारा यह होता है कि जैसे किसी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है ए, बी, सी और क्रमशः उन्होंने जो पूंजी लाई है वो 1,50,000 और 30,000 है। तो वहाँ पर जो उनका लाभ-हानि का अनुपात होगा बँटवारे का वह 10:5:3 होगा, क्योंकि पूंजी ही उन्होंने ऐसी लाई है। 1,50,000 और 30,000 तो यहाँ पे 10, 5 और 3 अनुपात में बटेगा। आगे है लाभ-हानि नियोजन खाते की विशेषताएँ। लाभ-हानि नियोजन खाते की विशेषताएँ में पहला है यह एक अवास्तविक खाता है। अवास्तविक खाता वह खाता होता है जिसमें लाभ या आय तथा हानि एवं व्ययों का लेखा किया जाता है। यह एक अवास्तविक खाता कहलाता है। तो लाभ-हानि नियोजन खाता भी इसी प्रकार का खाता है। इसमें भी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है फर्म के, उनका लेखा किया जाता है। फिर है अगला लाभ-हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। पहले ही आपको बताया मैंने कि लाभ-हानि नियोजन खाता लाभ-हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। फिर है साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। लाभ-हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि जहाँ पर ऐसा व्यवसाय किया जा रहा है वहाँ पर लाभ-हानि नियोजन खाता बनेगा। और ये इस खाते को बनाने के समय जो लेखांकन की भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम हैं, वो सारे लागू होते हैं। अगला है साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते आपको मैंने पहले ही बताया कि वह खाता है जिसमें फर्म के साझेदारों के हिसाब-किताब का लेखा किया जाता है और साझेदारों के पूंजी खाते में उनके द्वारा यानी कि पार्टनर्स के द्वारा लाई गई नगद पूंजी, कैश कैपिटल, माल या जैसे कि उन्होंने अगर पूंजी नहीं लाई है, उसके बदले में फर्नीचर लाया है, कंप्यूटर लाया है, किसी भी प्रकार की संपत्ति लाई है, तो उसको माल कहा जाएगा। और अतिरिक्त पूंजी यानी कि पूंजी के अतिरिक्त मुख्य पूंजी के अतिरिक्त अगर कोई धन लगाया है तो उसका लेखा होगा। इसके बाद है आहरण पूंजी पर ब्याज। आहरण और आहरण मतलब निजी उपयोग के लिए कोई अगर उन्होंने माल लिया है या फिर कैश लिया है तो उसका लेखा होगा। और पूंजी पर ब्याज जो उन्होंने पूंजी बिज़नेस में लगाई है उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा इसका लेखा होगा। आहरण पर ब्याज यानी कि निजी उपयोग हेतु कोई राशि अगर उन्होंने निकाली है तो उस पर उस अवधि का ब्याज लिया जाएगा उनसे, उसका भी लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में होता है। इसके अलावा वेतन, कमीशन आदि का लेखा किया जाता है। पूंजी खाता रखने की 2 पद्धतियाँ होती हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति। जैसे नाम से ही आपको पता है, पहले अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति हम देख लेते हैं। अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति वह होती है जिसमें 2 खाते होते हैं। 2 खाते यानी कि पूंजी खाता बनाया जाएगा और दूसरा जो है वो साझेदारों का चालू खाता बनाया जाएगा। इसमें पूंजी की जो राशि होती है वो स्थिर होती है पूंजी खाते में और फर्म में लगाई गई पूंजी का लेखा इसमें किया जाता है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ-हानि का भाग आदि का लेखा इस खाते में बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है।
इसमें अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पहला खाता जो बनाया जाएगा वह स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार बनाया जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता। ध्यान से नोट करिएगा आप। अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति में, जिसको कि स्थिर पूंजी पद्धति भी कहा जाता है, इसमें 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला जो खाता होगा वह साझेदारों का पूंजी खाता होगा और दूसरा खाता होगा साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ-हानि का भाग आदि का लेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें क्या होगा, केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाएगा। और जो इसी पद्धति में दूसरा खाता होगा, यानी कि साझेदारों का जो चालू खाता होगा, उसमें साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य व्यवहार जैसे कि पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ-हानि में हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। और इस खाते का क्रेडिट शेष जो होता है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में तथा डेबिट शेष संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। अब आते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। जैसा लिखा है यहाँ पे वैसा मैंने आपको नहीं बताया, पहले नीचे वाला बता दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अभी हम जा रहे हैं अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के बारे में जानने। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति यानी कि ये वह पद्धति जिसमें साझेदारों के सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसमें साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि एक ही लेखा होता है, वह है साझेदारों के पूंजी खाते। और इसमें पार्टनर के द्वारा लगाई गई पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज तथा लाभ-हानि का लेखा पूंजी खाते में किया जाता है। इस खाते का जो शेष होता है वो हर साल बदलते रहता है। इसका नाम ही है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो हमेशा अलग-अलग होता है, हर साल चेंज होता रहता है। जबकि अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति में जो पूंजी खाता बनाया जाता है उसका हर साल जो बैलेंस होता है वो सेम रहता है। आशा करती हूँ आपको जो लेखांकन का आपका फर्स्ट चैप्टर है, साझेदारी फर्मों का लेखांकन में आधारभूत सिद्धांत की जो थ्योरी है वो समझ में आया होगा। और जितने भी डाउट्स हैं कृपया आप मुझे पूछिए। धन्यवाद।